कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपराध को अंजाम देता है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस वाले एक ऐसा तरीका आजमाते हैं जिसे शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं आजमाया होगा। और जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं और सच्चाई सबके सामने आती है, तब उसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में अपराधी ने बर्बरता की सारी ही हदों को पार कर दिया था। दोस्तों, आज की ये कहानी वाकई हैरान और परेशान कर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है शहडोल, और इसी शहडोल के अंदर एक गाँव पड़ता है खांडन। दरअसल ये वाकया है 26 मार्च 2018 का, जब सुबह सुबह एक व्यक्ति थाने में फोन करके पुलिस से कहता है कि साहब, मैं खांडन गांव से बात कर रहा हूं और हमारे गांव के बगीचे में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है। देखने में महिला की उम्र 24 से 25 साल की लग रही थी। महिला की लाश की हालत को देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस महिला का कत्ल बहुत ही बेरहमी के साथ किया गया था। दरअसल अपराधी ने महिला के गले को किसी तेजधार हथियार से काट दिया था। इतना ही नहीं, अपराधी ने महिला के प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया था। महिला के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म नजर आ रहे थे। महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब देखकर पुलिस वाले ये अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है अपराधी ने पहले इस महिला के साथ दुष्कर्म किया हो, बाद ही बेरहमी के साथ इसका कत्ल किया होगा। पुलिस वाले घटना स्थल पर बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस वाले वहां पे मौजूद लोगों से जब पूछताछ करते हैं, तब लोग बताते हैं कि ये महिला हमारे ही गाँव की रहने वाली है। महिला का नाम था नीतू राठौर, जिसकी उम्र थी लगभग 24 साल। नीतू राठौर के पति का नाम रामजी राठौर, जिसकी उम्र थी लगभग 26 साल। नीतू के ससुर का नाम बाबूलाल। नीतू का पति रामजी राठौर और उसका ससुर बाबूलाल भी घटना स्थल पर ही मौजूद थे। पुलिस वाले रामजी और बाबूलाल की तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दफा 302 का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद नीतू की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को ससुराल वालों को सौंप दिया जाता है और ससुराल वाले नीतू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए बाबूलाल को थाने में बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन बाबूलाल पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। मार्च का महीना चल रहा है और फसल भी पककर तैयार है, और अपनी फसल की देखरेख करने के लिए मैंने अपने खेतों में ही एक टपरी बना रखी है और रात के समय मैं उस टपरी में ही सोता हूँ। मुझे नहीं पता है कि नीतू को किसने मारा है। बाबूलाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले नीतू के पति रामजी को भी थाने में बुलाकर रामजी से पूछताछ करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले रामजी से पूछताछ शुरू करते हैं, तब पुलिस को पता चलता है कि रामजी शरीर और उम्र में तो बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला ही था। अब केस का खुलासा करने के लिए इसके बाद पुलिस वाले एक बार फिर बाबूलाल को ही थाने में बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन बाबूलाल पुलिस को जो बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस वालों को बाबूलाल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बाबूलाल पुलिस को बताता है कि मैं तो रात के समय अपने खेतों में ही सोता हूँ, हो सकता है मेरे बेटे ने नीतू को मारा हो। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक बाप ही अपने बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को भी गांव में भेजते हैं। लेडी कांस्टेबल गांव में जाकर औरतों के साथ साथ मर्दों से भी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद लेडी कांस्टेबल अपने सीनियर से कहती है कि नीतू ने 2016 में अपने ससुर के ऊपर दाज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवाया था। लेडी कांस्टेबल बताती है कि नीतू गांव में मजदूरी का काम भी करती थी और 25 तारीख को नीतू जब अपने काम से लौट रही थी, तब उसने अपनी सहेली को बताया था कि कल वो अपने मायके जाएगी, इसीलिए आज वो अपने ससुर से मिलने के लिए खेतों में जाएगी। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि नीतू आखिरी बार बाबूलाल के साथ ही थी। इसीलिए पुलिस वाले बाबूलाल को
अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले बाबूलाल को धर्म ग्रंथों का वास्ता देते हुए उसे कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसका फल जरूर भुगतना पड़ता है, वो चाहे जीते जी भुगतना पड़े या फिर मरने के बाद। पुलिस वाले जब ऐसी बातें करते हैं तब बाबूलाल भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बाबूलाल नीतू की हत्या के पीछे की जो कहानी पुलिस को सुनाता है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। बाबूलाल पुलिस को बताता है कि जब उसका बेटा राम जी महज 4 साल का था तभी बाबूलाल की पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी की मौत होने के बाद बाबूलाल ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बेटे राम जी की परवरिश बहुत ही लाड और प्यार के साथ करता है। उम्र के हिसाब से राम जी का शरीर तो बड़ा होता जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला ही रहता है। और जैसे ही राम जी जवानी की दहलीज पर अपने पैर रखता है तब बाबूलाल उसकी शादी करवाने के लिए कई जगह पे रिश्तों की बात चलाता है, लेकिन हर जगह से बाबूलाल को जवाब मिल जाता था क्योंकि लड़की वालों को पता चल जाता था कि राम जी मंदबुद्धि है। जब कई जगह से बाबूलाल को जवाब मिल जाता है तब थक हार कर वो अपने घर बैठ जाता है, लेकिन तभी नीतू के माँ बाप नीतू का रिश्ता लेकर बाबूलाल के पास पहुंच जाते हैं और पता नहीं कैसे नीतू के माँ बाप को राम जी के मंदबुद्धि होने का पता ही नहीं चलता और नीतू और राम जी की शादी करवा दी जाती है। शादी की पहली रात नीतू पूरी रात ही अपने पति राम जी का इंतजार करती रहती है, लेकिन राम जी अपनी पत्नी के पास जाता ही नहीं। और जैसे ही अगला दिन निकलता है तब नीतू को पता चलता है कि राम जी मंदबुद्धि है। इसके बावजूद भी नीतू अपने ससुराल में ही रहती है, अपने मायके में नहीं जाती। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन और गुजरते हैं तब नीतू को पता चलता है कि राम जी सिर्फ मंदबुद्धि ही नहीं है बल्कि उसके शरीर में वो ताकत ही नहीं है जिससे एक मर्द एक औरत को सुख देता है। और अपने पति का इलाज करवाने के लिए नीतू राम जी को कई डॉक्टरों के पास लेकर जाती है, लेकिन तब भी राम जी के शरीर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी नीतू अपने ससुराल में ही रहती है और जब इस बात को 2 साल हो जाते हैं तब राम जी किसी वजह से नीतू की बुरे तरीके से मार पिटाई करता है, जिससे नाराज होकर नीतू अपने मायके में चली जाती है और वहां जाकर अपने ससुर और अपने पति के ऊपर दाज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है। और जब इसकी जानकारी बाबूलाल को चलती है तब बाबूलाल परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी परेशानी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब गांव वाले उसे कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके तुम नीतू को अपने घर लेकर आ जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसी डर से बाबूलाल नीतू के मायके में जाकर जैसे तैसे करके नीतू को मनाकर अपने घर लेकर आ जाता है और नीतू की देखभाल खुद करनी शुरू कर देता है। नीतू को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तब बाबूलाल वो उसे चीज ला कर देता था। नीतू अपने गांव में ही अब मजदूरी का काम करना भी शुरू कर देती है। नीतू अब पूरी तरह से अपने ससुर बाबूलाल के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी क्योंकि राम जी पूरा दिन ही इधर उधर घूमता रहता था। उसे जब भी कुछ खाने को देता तब उसे खाकर वो वहीं पर सो जाता था, लेकिन जब बार बार बाबूलाल नीतू के नजदीक जाता है तब कहीं ना कहीं उसकी जवानी देखकर बाबूलाल की नीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो अपने दिल की बात कहने से डरता था। पर एक दिन नीतू और बाबूलाल इतना नज़दीक आ जाते हैं और इन दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं, लेकिन इसके बारे में गांव में किसी को भी जानकारी नहीं थी। और एक दिन नीतू बाबूलाल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात बाबूलाल सुनता है तब वो डर जाता है। बाबूलाल नीतू से कहता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो गांव वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, इसीलिए इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन नीतू अपनी जिद पर अड़ी थी। वो बार बार बाबूलाल से शादी करने के लिए कहती रहती है। इसी डर के मारे बाबूलाल अपने खेतों में एक टपरी बना लेता है और रात के समय में वहीं पर सोना शुरू कर देता है। जब नीतू और बाबूलाल की मुलाकात को काफी दिन गुजर जाते हैं तब एक दिन नीतू बाबूलाल को घर में रुकने के लिए कहती है, लेकिन बाबूलाल इस डर के मारे खेतों में चला जाता है कि अगर वो घर में रुकेगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और जब मार्च का महीना आता है 25 तारीख को नीतू काम से लौटते वक्त अपनी सहेली को बताती है कि कल मैं अपने मायके में जाऊंगी, इसीलिए आज शाम को मैं अपने ससुर से मुलाकात करने के लिए खेतों में जाऊंगी। और जब नीतू मुलाकात करने के लिए बाबूलाल के पास खेतों में जाती है
तब बाबूलाल उसे देखकर डर जाता है। नीतू बाबूलाल को घर चलने के लिए कहती है। नीतू कहती है कि कल मैं अपने मायके में जाऊंगी, हमारी मुलाकात को भी बहुत दिन हो चुके हैं और मैं कुछ समय तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। लेकिन बाबूलाल को पता था कि अगर वो घर जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और बाबूलाल जब नीतू से घर जाने के लिए मना कर देता है तब नीतू बाबूलाल से कहती है कि आज रात को मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस टपरी में ही सो जाऊंगी। ये बात सुनकर बाबूलाल डर जाता है क्योंकि रात के समय बाबूलाल के कुछ दोस्त उसी के खेतों में उसके पास बीड़ी या तंबाकू मांगने के लिए आया करते थे। बाबूलाल नीतू से कहता है कि तुम घर चली जाओ, लेकिन अब नीतू अपनी जिद पर अड़ जाती है। नीतू बाबूलाल से कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। इतना ही नहीं, नीतू शादी करने के लिए भी बाबूलाल पर दबाव बनाने लगती है। गुस्से में पागल होकर बाबूलाल वहीं से एक तेजधार हथियार उठाता है और उसी के साथ नीतू का गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है। और अपना जुर्म छुपाने के लिए बाबूलाल रात के समय नीतू की लाश को आम के बगीचे में ले जाकर रख देता है। वहां पर जाकर बाबूलाल नीतू के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म कर देता है। इतना ही नहीं, मिट्टी का तेल डालकर बाबूलाल नीतू के प्राइवेट पार्ट को भी जला देता है और उसके सारे कपड़े उतार कर उन्हें आग लगा देता है ताकि उसके इस जुर्म का कभी भी खुलासा ना हो। और जैसे ही ये बातें बाबूलाल पुलिस को बताता है तब पुलिस वाले भी बाबूलाल की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले बाबूलाल की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके बाबूलाल को जेल में भेज देते हैं। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है।